एक मेंबर ने ट्वीट कर दिया कि हमारे भारत के 3 पड़ोसी मुल्क एक होकर भारत पे हमला कर सकते हैं। मैं उनका नाम डेलिबरेटली नहीं लेना चाह रहा हूँ। इनफॉर्मल या अनऑफिशियली तालिबान से हमने क्यों नहीं बात की? अफगानिस्तान में भारत ने अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए $3 बिलियन वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमने वहाँ पर इस्तेमाल किया। अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई, अफ़गानिस्तान में सलमा डैम हमने बनाया, अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप दी, ईरान से चाबार पोर्ट को हम बना रहे थे जो वहाँ पर ट्रंप ने सैंक्शन लगाकर काम रुका दिया। मगर 7 साल मोदी सरकार, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के भी आप 3 साल उसमें शामिल कर लीजिए, और हमारा एयरक्राफ्ट वहाँ पर भारत से उसको हाईजैक बनाकर हॉस्टल ले जाकर कंधार में रखते हैं। 7 साल में क्या किया आपने बताइए? क्यों नहीं हमने इनफॉर्मल या अनऑफिशियली तालिबान से हमने क्यों नहीं बात की? आपने क्या किया बताइए? आज पूरे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अल-कायदा और आइसिस सीरिया से, इराक से अपने रिक्रूटमेंट के बेसिस को शिफ्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान को अनगवर्नड स्पेसेस में। दूसरी बात यह है कि वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद अफगानिस्तान में हेलमंड प्रोविंस में वहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को 3000 अपने मरीन्स को उतारना पड़ा सिर्फ अपने एम्बेसी स्टाफ को निकालने के लिए। तो ये तो हम क्या कर रहे हैं? तो हमारा सवाल मोदी सरकार से है। और खुद आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक मेंबर ने ट्वीट कर दिया कि हमारे भारत के 3 पड़ोसी मुल्क एक होकर भारत पे हमला कर सकते हैं। मैं उनका नाम डेलिबरेटली नहीं लेना चाह रहा हूँ। ये बताएं आप क्या करने जा रहे हैं? क्या होगा? इस पर कोई नहीं है। और ये बड़ा क्वाड हम बोलते हैं अमेरिका से क्वाड। अरे अमेरिका ने तो क्वाड में तो भारत को दूध से मक्खी निकाल के छोड़ दिया। अमेरिका ने उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से एक ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया काबुल तक, जिसमें भारत ही नहीं है। तो हर एतबार से ये आज ये हालात पैदा हुए। तो इसका जिम्मेदार कौन है फिर? क्या हमने $3 बिलियन जो इन्वेस्ट किया रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्या उसका हम भारत को फायदा मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। सर, जो लोग वहां फंसे हैं, यकीनन सबसे बड़ी प्रायोरिटी सरकार की ये भी है, जो हम सुन रहे हैं, अच्छी भी चीज़ है कि जो हमारे एम्बेसी के स्टाफ हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको निकालना है, ज़रूरी निकालना, और हमको निकालना ज़रूरी है। वो फंसे हुए हैं। और उसके बाद फ्यूचर में मोदी सरकार क्या करती है नहीं मालूम, कि एक से एक बड़े से बड़े दानिश्वर एक्सपर्ट इनके पास है, मगर क्या निकला भाई? क्या ये हालात ऐसे इतनी जल्दी ऐसे कैसे पैदा हो गए? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। श्री मोहन भागवत साहब ने जो बात कही कंप्लीट बकवास है। श्री मोहन भागवत साहब अगर अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हैं और मानते हैं, तो वो ये क्यों नहीं अपनी ज़बान से कहते कि भारत की ज़मीन के ऊपर चीन की फ़ौज कब्जा करके बैठी है? आप बोल रहे कि चीन के सामने झुकना नहीं चाहिए। अरे हमारी ज़मीन पर चीन डेप्सांग में, डेमचौक में, हॉट स्प्रिंग्स में, गोगरा में चीन की फ़ौज बैठी हुई है। आप क्यों नहीं बोलते इस बारे में? आप तो हमेशा 24 घंटे दिन के आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आरएसएस। तो फिर ये राष्ट्रवाद क्या है? आप बोलते नहीं चीन के बारे में। प्रधानमंत्री से कहिए ना, जो अपने आप को बड़े फख्र से कहते हैं कि मैं आरएसएस का हूं। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते? प्रधानमंत्री तो चीन का नाम लेने से कतराते हैं। और अगर आज भारत की इकोनॉमी अगर बर्बाद हो चुकी है, तो जिम्मेदार कौन है बताइए? 7 साल की किसकी सरकार है? और अगर आज हमारी इकोनॉमी इस हालत में है, तो सबसे बड़ा तो गलती तो श्री नरेंद्र मोदी ने की डिमोनेटाइजेशन का फैसला लेकर। डिमोनेटाइजेशन अगर नहीं लेते तो आज इतनी हमारी इकोनॉमी बर्बाद नहीं होती, ख़राब नहीं होती। 7 साल से आप सरकार में, और आज आप बोलते हैं ये करो, मैन्युफैक्चरिंग करो। अरे सब चीज़ तो आपने ख़राब कर दी ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उनका ये जो बयान है श्री मोहन भागवत का, बिल्कुल गलत है और बकवास है एकदम।